जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल हमने एक ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत की थी जो सिविल सर्विस में अपने वेटेज और एस्पिरेंट्स के मन में अपने डर के कारण जाना जाता है। हमने आपको गारंटी दी थी इस डर को खत्म करने की, और उसी गारंटी के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। आज हम हाजिर है इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सेकंड में, जहां हम इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी के उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, या उन चीजों के बारे में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में शुरू करके बीच में छोड़ा था। शायद बीच में तो हमने कुछ नहीं छोड़ा, परंतु हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इकोनॉमी को पहले लेक्चर में समझने की कोशिश की थी। अब हम उसे समझेंगे इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ में, साथ ही साथ समय के साथ इवॉल्व हुए उन पैरामीटर्स के आधार पर, उन कॉन्सेप्ट के आधार पर जिसने इकोनॉमी को एक टिपिकल सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करके रख दिया। कल जब हमने सिलेबस की सब्जेक्ट का शुरुआत किया तो हमने देखा कि बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी हम समय के साथ देखते आए हैं, इकोनॉमी, ये इकोनॉमी होता क्या है, अर्थव्यवस्था होता क्या है। हमने इसके साथ ये भी समझा कि एक और टर्मिनोलॉजी जो हम बाजार में सुनते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, इस अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। फिर हमने देखा कि ये जो इकोनॉमी अर्थशास्त्र है, इसके क्या प्रकार हो सकते हैं। तो हमने बात की कि यार एक माइक्रो होता है भाई, और दूसरा जो होता है वो मैक्रो होता है। जब हमने इकोनॉमी की बात की तो इसको भी हमने अलग अलग पैरामीटर के आधार पर बांटने की कोशिश की कि भैया एक आपका ओपन इकोनॉमी होता है, क्लोज इकोनॉमी होता है, एक बंद अर्थव्यवस्था होता है, खुली अर्थव्यवस्था होता है। हमने बात की कि एक अर्थव्यवस्था की ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है, एक पब्लिक इकोनॉमी, एक प्राइवेट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी और जो आपका अनादर सोशलिस्ट इकोनॉमी, हम इन तीनों पैरामीटर को भी डिस्कस करने की बात की। हम उनको जनरल एग्जांपल के साथ समझे। आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से समय के साथ इन चीजों में इवोल्यूशन आया और इकोनॉमी जो है वो सोच से ज्यादा या सोच से बड़ा सब्जेक्ट जो है वो बन के रखे। शुरुआत जो है हम आखिरी पॉइंट से करते हैं जहां हम छोड़ के गए, और हमने छोड़ा कहां पर था, हमने छोड़ा था चीजों को सेक्टर्स पे। हमने बात की थी कि यार इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जब हमने इन सेक्टर के बारे में चर्चा की दोस्तों, तो हमने क्या किया, इनको हमने बेसिकली शुरुआत में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला हमने बोला कि एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की जब हम डेफिनेशन देने की कहा तो हमने कहा ऐसा कोई सेक्टर जो किसी भी दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो प्राइमरी अपने आप में ही प्राथमिक गतिविधि के कारण आता है, उस सेक्टर को आपने क्या नाम दिया, प्राथमिक क्षेत्र नाम दे दिया, प्राइमरी सेक्टर नाम दिया। जैसे एग्जांपल आपने देखा तो आपने बोला कि जो एग्रीकल्चर, कृषि है, वो कृषि किसका उदाहरण है, आपका प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण। आपने बोला जो खनन होता है, वो खनन मींस जो आपने माइनिंग है, वो माइनिंग किसका उदाहरण है, माइनिंग आपका प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण। आपने इस तरह से उन सभी एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर में रख दिया जो अपने आप में प्रारंभ करती है, शुरुआत करती है। दूसरा जो सेक्टर निकाला वो सेक्टर आपने, अच्छा सवाल आता है कि भैया ये तो पढ़ चुके हो, वापस क्यों पढ़ा रहे हो, ना ये टाइम पास का को, तो ये टाइम पास नहीं है दोस्त। ये अगली जो पोजीशन हम समझने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि हम यहां से क्या करें, यहां से शुरुआत करें, इन कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को आगे बढ़े। तो आपको एक कनेक्टिविटी जो है वो अगले लेक्चर तक मिल जाने वाली है, हम आगे तक बढ़ जाएंगे। सो प्राथमिक क्षेत्र शायद आपको समझ में आए। आगे अगर बढ़े तो बात करते हैं दूसरा, जिसको हमने बोला द्वितीय क्षेत्र। कैसे, तो ये है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र में जो चीजें आपको मिली, उनको आप उपयोग लायक बनाने के लिए, उनका फॉर्म चेंज करने के लिए, क्योंकि वो न्यूटन अंकल बोल के गए ना आपको कि आप किसी भी एनर्जी प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उसका प्रारूप बदल सकते हो, उसका फॉर्म जो है वो बदल सकते हो। तो हमने फॉर्म बदला भाई, हमने एनर्जी को क्या किया, दूसरे में बदला, मींस हमने उसे प्रोसेस करना शुरू कर दिया, और वो हमने किस सेक्टर में किया, वो हमने सेकेंडरी सेक्टर में किया। टमाटर से सॉस बना दिया, आयरन ओर से स्टील बना दिया, आयरन ओर से सरिया बना दिया, कार बना दी, अलग अलग आइटम जो बनाए। वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, विनिर्माण का जो सेक्टर था, उस विनिर्माण के क्षेत्र को हमने आपके सेकेंडरी सेक्टर वाली ब्रैकेट में रखा।
हर चीज का निर्माण, हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, वो फिर प्लास्टिक का बॉटल का बनना हो, कपड़े का बनना हो, मीन्स आपका जो कॉटन आया था ना, सिंडन आया था ना, सिल्डन कहा गया था ना हड़प्पा में, वो जो कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, थ्रेड से कपड़ा बनाया, कपड़े से शर्ट बनाया, बूशर्ट बनाया, पैंट बनाया, जींस बनाया, बेगी जींस बनाया, ये सब किसमें आता है? आपका विनिर्माण वाले क्षेत्र। इसको आपने नाम क्या दिया? सेकेंडरी सेक्टर नाम दिया। सेकेंडरी के बाद आपने बोला कि नहीं, इसके बाद जो तीसरा सेक्टर आता है वो आता है आपका टर्शरी सेक्टर, जिसे आपने सेवा क्षेत्र से कहा कि भैया ये सर्विस के आधार पर है। सर्विस के आधार पर मतलब जो चीज बनाई गई वो आपके सामने पेश करने का जो काम था वो सेवा क्षेत्र द्वारा किया गया। जैसे आपने बिग बाजार का नाम सुना, जैसे आपने इन आउटलेट्स का नाम सुना, शॉप्स का नाम सुना, ये सब सेवा क्षेत्र है। जिन सेवा क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग होकर, निर्माण होकर जितनी भी वस्तुएं आ रही हैं, उन वस्तुओं को आपके सामने रखा जा रहा है सेवा के फॉर्मेट में, उसे आपने सेवा या टर्शरी सेक्टर का जो नाम है वो नाम दे दिया। जनरली जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो यहां आके खत्म हो जाता है, पर समय के साथ इकोनॉमी था भैया, इकोनॉमी में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो जो नया इंट्रोड्यूशन हुआ उसमें एक नया सेक्टर निकल कर आया जिसे कहा गया क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में अगर बात की जाए, इसे हिंदी में भी क्वाटरनरी बोलते हैं भैया, है ना, इसको गूगल कर लीजिएगा, इसे इसी सेक्टर के नाम से जाते। ये सेक्टर तो इसमें बोला कि जहां पर भी नॉलेज की बात होती हो, जहां पर भी क्या हो रही हो, जो ज्ञान है उस ज्ञान से संबंधित गतिविधियों की बात हो रही हो, वो ज्ञान से संबंधित गतिविधियां, वो इकोनॉमी का सेक्टर आपका क्वेटरनरी सेक्टर जो है उस क्वेटरनरी सेक्टर का हिस्सा होता है। मतलब फिर वो टीचिंग हो गया, हम जो आपसे कर रहे हैं, जो बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपसे कर रहे हैं, या फिर लॉ हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारी के सारी चीजें आपकी क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाती है, जिन्हें आप प्रोफेशनल एक्टिविटी का जो नाम है वो नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस वाला पार्ट हो गया? ये आपका पार्ट हो गया क्वाटरनरी सेक्टर का। समय के साथ चीजें और आगे बढ़ी और एक और सेक्टर जो है वो निकल कर आया जिसे कहा गया क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर जिसमें चीजें जो है, जो लीडरशिप से निकल कर आती हैं, जो चीजें निर्णय से निकल कर आती हैं, जो चीजें पॉलिसी मेकिंग जो होती है, नीति निर्धारण जो होता है, उस नीति निर्धारण से निकल कर आती है भैया, वो सेक्टर आपने क्या नाम दे दिया? क्यूनरी सेक्टर नाम दे दिया। ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब एक समय में प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, फिर सेकेंडरी डेवलप होगा, फिर टर्शरी डेवलप होगा, फिर समय के साथ वहां क्वाटरनरी और बाद में क्यूनरी सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। तो इस आधार पर इकोनॉमी की एक आइडल ग्रोथ जो है वो आइडल ग्रोथ मानी जाएगी। समय के साथ यही माना गया कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अगर किसी चीज से ड्रिवन है दोस्तों, तो वो किन चीजों से ड्रिवन है? वो इन्हीं चीजों से ड्रिवन है। इसी तरह से ग्रोथ जो है इकोनॉमी को मिलेगी, उसे एक्सपांशन जो है वो एक्सपांशन देखने को मिलेगा। सवाल आता है कि ये जो स्टेजेस हैं ग्रोथ का, इसे आप किस तरह से जानेंगे, किस तरह से इसका डेवलपमेंट होगा, एक आइडल आइडियोलॉजी क्या है और किस देशों में ये चीज काम होता है। समय के साथ अलग अलग देशों का विकास का जो मॉडल था उसे अध्ययन किया गया। हम यही तो करते हैं ना, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम कोई हमें थोड़ा अलग मिल जाता है, कोई नया बंदा मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी व्यक्तिगत विकास को, उसके आर्थिक विकास को देखते हैं कि यार ये अमीर कैसे बन गया। कोई लोग बोलते हैं कि इन्होंने चोरी चकारी की होगी, कोई कहता है कि नहीं इनके पहले पूर्वज बड़े अमीर थे, इनको बाप दादा पैसा छोड़ के गए हैं। सबका अपना अपना एक आइडिया जो है वो मिल जाता है इन चीजों को लेकर। कई बोलते हैं कि नहीं यार सच में बड़ा मेहनती आदमी था जिसने मेहनत करके आगे बढ़ गया। जब देशों के ग्रोथ के बारे में बात की गई दोस्त, तो भी इसी तरह से उसे आइडियोलॉजी के साथ ढाला गया। कहां से शुरुआत हुई? तो एक इंडिविजुअल थे जिनका नाम था W.W. रॉस्टो, जिन्होंने 1960s में इन्हीं जो ग्रोथ मॉडल स्टेजेस थे इनके बारे में एक 5 लाइनर प्रिंसिपल जो है वो 5 लाइनर प्रिंसिपल को आपके सामने रखा। अगर ये 5 लाइनर प्रिंसिपल की चर्चा की जाए तो ये क्या कहता था? तो ये 5 लाइनर प्रिंसिपल जो है ये कहता था कि किसी भी देश के ग्रोथ का एक पैटर्न जो है वो पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होगा? तो पैटर्न होगा कि यहां पर सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर जो है उस प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। मतलब सबसे पहले वहां पर कृषि हो गया, खनन हो गया, कृषि खनन से संबंधित जो चीजें हैं उनका विकास होगा। कृषि और खनन के विकास के बाद में अगर आगे बढ़ा जाए तो फर्स्ट स्टेज इसे कहा गया। दूसरी स्टेज जो आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी सेकेंडरी सेक्टर की। मतलब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है उस मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट होगा, वहां पर विनिर्माण जो है उस विनिर्माण का विकास होगा।
मतलब वहां पर आप लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेंगे, कई सारी इंडस्ट्रीज लगेगी, वो इंडस्ट्रीज क्या करेगी, सामान बनाएगी और उन सामानों के आधार पर उस देश में विकास जो है वो और आगे बढ़ेगा। ये रोस्टो ने 1960s में जो बात बोली, ये उस समय जितने भी डेवलप्ड हुए नेशन थे उन डेवलप्ड नेशन को पढ़कर उन्होंने बोला कि भैया कॉन्सेप्ट जो है फ्लो वो इस तरह से चलता है। फिर उन्होंने बोला कि जब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का डेवलप हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, वो देश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, उस आत्मनिर्भरता के अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर तीसरा सेक्टर जो है वो डेवलप होगा और उसे कहा गया नया स्टेट कि वो थर्ड सेक्टर, जहां पर टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, वहां पर सर्विसेज जो है उन सर्विसेज का, सेवा क्षेत्र जो है उन सेवा क्षेत्र का विकास होना स्टार्ट होगा। मतलब शुरुआत ऐसी होगी कि इसको दूसरे आंकड़ों में समझाया जाए तो आपने जीडीपी का नाम सुना होगा। जीडीपी में मतलब किसी देश का कुल हो रहा वहां वस्तु एवं सेवा के उत्पादन का मूल्य मान लीजिए, अभी प्राइमरी, जब तक हम आपको इसको और डिटेल में समझा नहीं देते। तो उस देश की जो कुल इकोनॉमी होती है भैया, उसमें पहले स्टेज में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी रहेगी, प्राइमरी सेक्टर की रहेगी। दूसरी स्टेज में हिस्सेदारी किसकी रहेगी, विनिर्माण की रहेगी, सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर की रहेगी। और जब तीसरा स्टेज आएगा दोस्त, तो उसमें अगर इसमें जिम्मेदारी या उसका सबसे बड़ा योगदान देखा जाएगा तो वो रहेगा सेवा का, जहां पे सर्विसेज वेल डेवलप्ड होगी, बड़े बड़े कैफेज होंगे, बड़े बड़े मॉल होंगे, अम्यूजमेंट पार्क होंगे, जहां लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल सर्विसेज के लिए विजिट करेंगे। जैसे दुबई का नाम आपने सुना, वो सेवा क्षेत्र में बड़ा योगदान कर रहा है, तो जहां सिर्फ सेवा के नाम पर विजिट किया जाएगा। तो ये ग्रोथ, स्टेज ऑफ ग्रोथ किसने दिया, ये रोस्टो ने दिया। जनरली विश्व के 90% देशों ने इसी चीज को फॉलो किया। मतलब वहां पर क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, फिर सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ और आगे जाकर हमने वहां विकास देखा किन सेक्टर का, जो टर्शरी सेक्टर था उस टर्शरी सेक्टर का। परंतु कहते हैं ना कि हम अड़ियल है, हम सबसे अलग है, जो दुनिया फॉलो करे अगर वो भी हम फॉलो करें तो फिर हम क्या भारतीय बने भैया। तो भारत हुआ, फिलीपींस हुआ, ये ऐसे देश है कुछ जो इस नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न देशों की कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने इस मॉडल को फॉलो नहीं किया। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, उनकी शुरुआत तो पहले स्टेज से हुई। शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत पहले स्टेज से हुई, पर हमने दूसरी वाली खा गई। हम सेकेंड जो विनिर्माण वाली स्थिति थी उसको क्या कर गए, इसको बीच से गायब कर गए और हमने प्राथमिक क्षेत्र से अगर जो कूद लगाई तो हम सीधा पहुंच गए कहां पर, सेवा क्षेत्र में। भारत की अगर आप जीडीपी या इकोनॉमी के आंकड़ों को देखोगे दोस्तों, तो आंकड़ों में यह मिलेगा कि एक समय था जब हमारी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान अगर किसी चीज का देखा जाता था ना, तो वो देखा जाता था कौन से सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का। फिर उम्मीद ये थी कि भैया इंडस्ट्री आएगी, पर नहीं आई। फिर क्या हो गया, सेवा क्षेत्र का विकास ज्यादा जल्दी हो गया। मतलब हमारे यहाँ कॉफी बनाने की मशीन या मैन्युफैक्चरिंग की मशीन आई ना आई, हमारे यहाँ कॉफी सर्व करने के लिए सीसीडी जरूर आ गया। हमारे यहाँ पर कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट डला न डला, पर हमारे यहाँ जॉकी जो है वो जॉकी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया। सेवा पहले आ गई दोस्तों, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा जो था वो सेवाओं पर भरोसा था, तो हमने सेवा क्षेत्र डेवलप हुआ और 1980s तक आते आते ही हमारे जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है ना वो सेवा क्षेत्र का आ गया। सवा कहा गया तो फिर क्या ये अच्छी ग्रोथ थी, सवाल उठता है ना कि क्या या सच में जो ग्रोथ हुई थी ये आइडल थी या एबनॉर्मल ग्रोथ थी, ये हमने कहीं ना कहीं बीमारी तो नहीं लगी। समय के साथ अगर इसे देखा जाए तो एक तबका जो आपका अर्थशास्त्रियों का होता है वो इसे अच्छा मानता है कि नहीं हमने जल्दी ग्रोथ कर गया, ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया। परंतु एक तबका है जो तबका कहता है कि नहीं यार ये तो विसंगति थी, ये एबनॉर्मलिटी थी, हमने ग्रोथ का सही पैमाना फॉलो नहीं किया और उसी का कारण है कि हम अब चिल्ला रहे हैं मंच से कि क्या बने, आत्मनिर्भर बने। हम मंच से चिल्ला रहे कि हम क्या बने, स्वदेशी बने। हम किनको अपनाएं, स्वदेशियों को अपनाएं। खुद अपना रहे हैं क्या? मोदी जी के पास जो फोन है शायद वो स्वदेशी है क्या? जिस गाड़ी में वो बैठते हैं घूमते हैं क्या वो गाड़ी स्वदेशी है क्या? जो जूते के ब्रांड वो पहन रहे होंगे शायद वो स्वदेशी है या? ये सवाल उठता है, क्योंकि ये भारत में स्वदेशी जो है ना ये राष्ट्रभक्ति ये गरीबों तक सीमित है। जहां गरीब आदमी है, जहां वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जब वो बीएमडब्ल्यू अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो बोलता है टाटा खरीदेंगे, महिंद्रा खरीदेंगे, देशभक्ति है। जब वो हार्ले डेविडसन अफोर्ड नहीं कर सकता, बीएमडब्ल्यू बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बोलता है कि हम क्या करेंगे, तो हम हीरो की बाइक खरीदेंगे, देशभक्ति है। परंतु जैसे ही पैसा आता है ना दोस्तों, तो पैसा आने के बाद बंदा कहां स्विच हो जाता है, फिर उसकी कार महिंद्रा थार से हटकर जी वैगन पर पहुंच जाती है। जब पैसा आता है दोस्तों तो उसकी कार जो चीजें हैं वो टाटा से हटकर कहां, तो फरारी तक जा पहुंचती है। फिर वो इंपोर्ट करना शुरू कर देता है।
फिर वो टाइटन नहीं पहनता दोस्तों, फिर वो क्या करता है, उसकी टाइटन पानी में, वो तो गरीबों की घड़ी हो जाती है ना, फिर वो लुइस वुइटन तक चला जाता। तो ये इंपोर्ट, तो कहते ना कि देशभक्ति अगर देखी जाए भाई तो गरीबों तक सीमित रह जाती। तो अभी जो ये मंच से आह्वान आप देखते हो ना बार बार कि क्या करना है, स्वदेशी अपनाना है, हम इसलिए पीछे रह गए, हम इसलिए स्वदेशी पे फोकस नहीं कर पाए क्योंकि हमने हमारा जो निर्माण वाला पार्ट था, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट था, उस पर फोकस कम कर कर हम सेवाओं पर स्विच कर गए। रीजन ये रहा कि आवश्यकता तो थी सामानों की, और उस सामानों की आवश्यकता की पूर्ति करने का काम विदेशी कंपनियों ने कर लिया और हमें इंपोर्ट पर फोकस होना पड़ा। तो ये एक विसंगति हम देख सकते हैं चीजों के साथ में। पर हाँ, ये आपका स्टेज ऑफ ग्रोथ था जो समय के साथ आपके देश में क्या हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ। परंतु इसके साथ में इकोनॉमिक सिस्टम बने, यहीं से तो बनते हैं। समय कहते ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और यहीं से आवश्यकता लगी और आपको क्या करना पड़ा, आविष्कार जो है वो आविष्कार करना पड़ा। और आपके यहाँ समय में, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में क्या हुए, सिस्टम बन के आए, किसके, जिन्हें हम इकोनॉमिक सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, उन नोट्स बनाने वालों को सिर्फ इतना है कि शायद हाँ मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड के आधार पर हो जाता हूं, परंतु आप कोशिश कीजिएगा कि ये चीजें थोड़ा पॉज करके लिख लीजिएगा। तो मेरे को पॉज करना, बाद में आपको 2x करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, मेरी खुद की स्पीड 2x पे चलती है ना, धीरे चले ही काय को। तो जहां आपको लगे कि इन चीजों को लिखना है, आप क्या कीजिएगा, सीधा आपके यूट्यूब पर पॉज बटन दबाइएगा और इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट्स आपके बन जाएंगे दोस्त। मैं आपसे कहता हूं किताब, अच्छा बुक कौन सी फॉलो करना, अगर ये सवाल आपके मन में आए तो एक स्टैंडर्ड बुक जो है वो ये मानी गई कि यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसे रमेश सिंह जो है वो फॉलो करना है। अगर आप रमेश सिंह फॉलो नहीं करते तो आप मिस्टर सिंघारी, संजय सिंह की किताब है उस पर जा सकते हैं। नहीं तो आप एनसीईआरटी पर सीमित रहकर साथ में जो आपका आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर उस पर कंडक्ट कर सकते हैं दोस्तों, वहां से भी आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। मैं आपको ये कहता हूं कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो, हमारे जो नोट्स हैं जिनको मैंने आपसे कहा है कि आप कल्पाक्ष के जो ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर जिसकी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है, 9294524000 पर व्हाट्सएप कर भी हमसे चीजें मंगवा सकते हैं, तो वहां से भी आप चीजें कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट है, आप ये पढ़े। ये पढ़ने के साथ साथ आप क्या कीजिए, आप न्यूज़पेपर को, इकोनॉमिक से संबंधित जितने आर्टिकल आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़े, पीवाईक्यू लगाए, आपका इकोनॉमिक 100% पूरा हो जाए। और बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम क्लास में ऐसी कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है जहां से सवाल बन सके। हम हर एक पैरामीटर को कवर करने वाले। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आपके अपने ओपिनियन लिखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने की भी कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं कि किस तरह से इन स्टेजेस के बाद में समय के साथ आवश्यकता के आधार पर देश में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एक सबसे पहला अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक, जिसे मैं आधुनिक इकोनॉमी या मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, उस मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो हुई वो सबसे पहले हुई मार्केट इकोनॉमी के आधार पर। मार्केट इकोनॉमी, ये इस आधार पर अगर देखा जाए इकोनॉमिक पैटर्न की आवश्यकता या फिर इस सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये है कि अगर सिविलाइजेशन है, अगर क्या है, अगर समाज है तो समाज में मांग होगी। मांग काय की, मांग आपकी वस्तु की भी होगी और मांग आपकी सेवा की भी होगी। अब ये वस्तु और सेवा जो जिनकी मांग होगी, इनकी आपूर्ति करवाने का काम किसके ऊपर आएगा, अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आपूर्ति कौन कराएगा। अब आपूर्ति का आधार तब निकल कर आएगा कि देश में उस समय राजशाही किसकी चल रही है, उस समय सरकार किसकी चल रही है। अगर सरकार आपकी किसी राजा की चल रही है तो ये जिम्मेदारी क्या राजा पर आएगी या मोनार्की पर आएगी, और अगर सरकार वहां पर डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की है, तो ये जवाबदारी किस पर आएगी। और इसी जवाबदारी के आधार पर ये आपके इकोनॉमिक सिस्टम जो है, आर्थिक समाज या सिस्टम जिसे कहते हैं, उसका जनरेशन जो है उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि समाज में तो मांग है, मांग में उसे वस्तु भी चाहिए, मांग में उसे सेवा भी चाहिए, उसे कॉफी शॉप के लिए सीसीडी भी चाहिए, उसे घूमने के लिए बाइक भी चाहिए, उसे रोड भी चाहिए, तो उसे क्या चाहिए, सेवा में एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चाहिए, तो उसे क्या चाहिए, उसे खाने पीने के बड़े बड़े ब्रांड्स जो वो भी चाहिए। अब ये आपूर्ति कौन कराएगा, अब इस आधार पर निर्भर करेगा कि कौन सा सेक्टर बनाए। जैसे अगर क्या है, लोकतंत्र है और सबको ओपन खुल रखा है, तो हो सकता है बाजार में से ही कोई व्यक्ति आकर या समाज में से ही कोई व्यक्ति आकर क्या करे, इस निर्माण की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले ले, मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर वो मार्केट जो है वो मार्केट बना दे।
ठीक है। अब यहां पर नियम यह है कि उस व्यक्ति के पास क्या उतनी शक्तियां उपलब्ध है कि वो निर्माण कर दे। इसी आइडियोलॉजी को निकल कर सबसे पहले एक आइडियोलॉजी बनी और वो निकल कर आई किसके द्वारा, वो आई मार्केट इकोनॉमी के रूप में। इसकी शुरुआत करने का जो क्रेडिट है गाइस, वो क्रेडिट जाता है किसको, वो जाता है एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट को, जिस बंदे का नाम था एडम स्मिथ। कल वाली क्लास में हमने इनका नाम सुना, एडम स्मिथ, जिन्हें हमने फादर ऑफ इकोनॉमी का नाम दिया था। अच्छा, मैंने एक सवाल भी आप लोगों से पूछा था कि भारतीय इकोनॉमी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। शायद एक आध बच्चे ने कमेंट किया है, बाकी के कमेंट शायद अभी अधूरे रहे। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडियन इकोनॉमी का फादर जो है वो किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ जो एक स्कॉटिश स्कॉलर थे, इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर या ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किसी राज्य जो है उसकी वेल्थ में, उसमें एक बुक जो है स्टडी, वो एडम स्मिथ ने पब्लिश की। अब इस स्टडी की बात कहां से आई और क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि अगर बाजार में या फिर मार्केट या समाज में आप लिबरलिज्म लाकर आते हैं, आप उदारीकरण लाते हैं, आप लोगों को क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं फ्री रखते हैं, तो वो खुद जिम्मेदारी लेंगे किसकी, निर्माण की। और वो निर्माण की जिम्मेदारी लेकर एक आर्थिक पैटर्न जो वो शुरू कर देंगे, और उस अर्थव्यवस्था को आप क्या कह सकते हो, मार्केट इकोनॉमी के नाम से जान सकते हो। मार्केट इकोनॉमी जहां पर हर कोई फ्री हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फ्री हो सेल के लिए, फ्री हो उसका प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, उसका प्राइस डिसाइड या निर्धारित करने के लिए। मतलब सीधा सा था कि आप लोगों को खुला छोड़िए, लोग अपने लिए आवश्यकता की संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करेंगे। जिन वस्तुओं का निर्माण हो चुका है उसके लिए आवश्यकता क्रिएट करेंगे, उसका रेट डिसाइड करेंगे और एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सिस्टम को जनरेट कर देंगे। मतलब ये था कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट सिर्फ क्या करे, वो गवर्नमेंट सिर्फ नीति का निर्धारण करे, वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग जो है वो पॉलिसी मेकिंग करे। अगर वो पॉलिसी मेकिंग अच्छे से कर रही है, वो इन लोगों को खुला छोड़ रही है, वो इन लोगों को खुला हाथ दे रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, लोग जो है वो अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने लिए वस्तुओं का निर्माण जो है वो वस्तुओं का निर्माण कर लेंगे। परंतु सवाल आता है कि अगर आप ये नहीं करते तो क्या, तो नहीं, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। और आखिरी में आकर महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण तो विकास है। उस विकास के लिए आपको सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इकोनॉमी को फॉलो करना पड़ेगा। तो एडम स्मिथ ने एक आइडिया देकर आपको गए, जिस आइडिया को बोला गया मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का आइडिया खूब चला कि इतना चला कि इसी से बीच में एक आइडियोलॉजी निकल कर आ गई। इसी का बाय प्रोडक्ट था और था कैपिटलिज्म, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने पूंजीवाद का नाम दिया। हाँ, समय के साथ कुरीति आई और इससे भी लोगों का मन उठा या फिर इससे भी चीजें निकल कर आ गई। जैसे वर्तमान समय में आप देखें तो कुछ साल पहले, लगभग 1996 या 1990s के आधार, आज से 30 साल पहले विश्व में एक नई आइडियोलॉजी जो है वो जनरेट होकर आई, जिसे कहा गया वैश्वीकरण। जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब लोगों को यह मनवाने पर मजबूर किया गया कि अगर आपको विकसित होना है तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा और सबके लिए खोलना पड़ेगा। आप लिमिट नहीं कर सकते, मैं इस देश के लिए खोलूंगा, इस देश के लिए नहीं खोलूंगा, मैं ऐसे व्यापार करूंगा, ऐसे व्यापार नहीं करूंगा। नहीं, आपको ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, आपको वैश्वीकृत होना पड़ेगा, आपको लिबरलाइज होना पड़ेगा। वो भारत में हुआ ना, 1991 में यही तो हुआ। 1991 में आपने लिबरलाइजेशन किया, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया। परंतु आज लगभग 1991 से देखा जाए तो आज 35 साल बाद हुआ क्या, फिर भारत ग्लोबलाइजेशन के दौर से दूर हट रहा है। ग्लोबलाइजेशन का वो आइडियोलॉजी जो है, भारत अकेला नहीं, विश्व जो इस ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को दूर हो रहा है, एक नया आइडिया अपना रहा है। फिर वो आइडिया अपना रहा है कि भैया तू तेरी जरूरत बता, मैं अपनी जरूरत बताता हूं, और हम दोनों एक दूसरे की जरूरत के आधार पर बाजार बनाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के आधार पर मार्केट बनाते हैं। इस आइडिया को प्रपोज भी तो यूएस ने किया था, और इस आइडिया के अपोजिशन में कोई खड़ा है तो भी तो यूएस है। वर्तमान में यूएसए डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो एंटी ग्लोबलाइजेशन के तौर पर है और वो वैश्वीकरण का अंत करने के तौर पर। तो इसी तरह से आइडियोलॉजी का जनरेशन समय के साथ होता है, और ये नीड होती है कि किस तरह से सर्कमस्टांसेस जो है वो सर्कमस्टांसेस बने हैं उस दौर में। तो पहला जो दौर आया, दौर का आया गाइस, मार्केट इकोनॉमी का आया, और उसी के बाद में ये 1776 में आया।
फिर आपका जो 19वीं शताब्दी का दशक आया, 1800 के आसपास, जिस शताब्दी में आप आए, उस समय एक इंडिविजुअल हुए, जिस इंडिविजुअल का नाम हमने कल भी बात की थी, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इस मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ थे। इनका कहना था कि ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, ये संसाधन प्राइवेट, निजी व्यक्तियों के हाथ में तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये निजी व्यक्तियों के हाथ में रहेंगे ना, प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेंगे ना, तो ये क्या कर देंगे, ये गैप बना देंगे। ठीक, एक अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। ठीक, अमीर और गरीबी का गैप इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो समाज में और अलग अलग तरह की कुरीतियां जो हैं वो लेकर आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज जो है वो समानता के साथ जिए, तो ये जो संसाधन है, इस संसाधन का समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और समान वितरण कौन करेगा? मैं कर पाऊंगा? प्राइवेट लोग नहीं, प्राइवेट तो नहीं करेगा, निजी तो नहीं कर पाएगा। और जब निजी नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? तो फिर ये जवाबदारी उसी व्यक्ति के हाथ में आती है जिस व्यक्ति ने निजी व्यक्तियों को क्या किया है, आपको खुला छोड़ा है। वो कौन है? वो गवर्नमेंट है, वो सरकार। अब ये जो सरकार जनरली क्या है, ये लोगों के द्वारा चुनी गई है, तो ये सरकार के हाथ में क्या होने चाहिए? ये संसाधन की चीजें होनी चाहिए। मतलब इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? नॉन मार्केट होना चाहिए। नॉन मार्केट मतलब केर बाजारू, अगर अर्थव्यवस्था के बारे या आर्थिक सिस्टम के बारे में बात की जाए तो कैसा, जहां पर निर्माण का कार्य जो है वो स्टेट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मतलब ये सिर्फ निर्माण तक, क्योंकि आवश्यकता या समाज में सिर्फ आवश्यकता जनरेट हो जाने से, मांग निकल कर आ जाने से, डिमांड जनरेट हो जाने से कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बनता। इकोनॉमिक सिस्टम तब बनता है जब समाज में मांग हो, ठीक है, मांग के साथ आपके पास उसकी आपूर्ति के रास्ते हो, निर्माण के रास्ते हो, पर उस निर्माण के साथ आपके पास किस चीज का भी होना चाहिए? आपके पास उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी, फिर एनार्की आएगी, फिर क्योस आएगा, फिर चीजें जहां उपलब्ध है वहां उपलब्ध हो नहीं पाएगी और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चीजें को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी सिस्टम चाहिए, तो ये मार्केट करता है। और जहां मार्केट को लगता है कि नहीं भैया मार्केट नहीं कर पा रहा है, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये काम कौन करे? ये काम सरकार करे। सरकार करेगी तो लगभग आई थिंक 19वीं सेंचुरी का जो आखिरी दशक था, उस दशक में इस आइडियोलॉजी को बड़ा भरमार मिलना लगा, सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। जैसे ये यूएसए में डेवलप हुई ना, वैसे ही जो यूएसएसआर वाला सोवियत वाला हिस्सा था, उस यूएसएसआर वाले हिस्से में हमने जो आइडियोलॉजी देखी वो नॉन मार्केट इकोनॉमी वाला पार्ट था, जहां लोग इस आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ना शुरू किए। इसको रशिया से सपोर्ट मिला, रशिया के बाद चाइना से सपोर्ट मिला, और लोग इसके बारे में, और इंडिया में भी हम बात करने लगे। इंडिया में इस आइडियोलॉजी के एक बड़े समर्थक थे, जिनमें नाम आता है भगत सिंह का। भगत सिंह ने समाजवाद की जो आइडियोलॉजी था उसको सपोर्ट किया, वो उसके साथ गए। उनका मानना था कि आजादी के बाद में समाज, ये डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधन जो है, इन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, सब में समान वितरण होना चाहिए। और वहीं से ये नॉन मार्केट इकोनॉमी वाला जो एस्पेक्ट है, वो नॉन मार्केट इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट डेवलप हुआ, और डेवलप ही नहीं हुआ, ये धीरे धीरे ग्रो हुआ। परंतु कहते ना कि हर एक नीति का अंत होता है, ठीक है, नीति के साथ, समय के साथ में आपको व्यक्ति विशेष से मन उठ जाता है, तो भैया ये तो सिस्टम है, और कोई सिस्टम परमानेंट नहीं होता। आज अगर आप अपना घर जमा लीजिए, कई एक साइड पे दीवान लगा लीजिए, एक साइड सोफे लगा लीजिए, और फिर 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 4 महीने बाद आप उसकी डायरेक्शन बदल कर देखिए, आप बैठकर सोचेंगे यार ये इस तरह से ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहले वाला अच्छा नहीं था। पहले भी तो निर्णय आपने लिया था, पहले भी तो वो बेस्ट था, परंतु बेस्ट कभी नहीं होता। हर बार समय के साथ बेस्ट जो है वो चीजें बदलती रहती है, और यही प्रकृति का नियम है, बदलाव ही प्रकृति का नियम। आपको चीजें बदलनी पड़ेगी समय के साथ, चीजों के साथ। तो वही वैसा ही था कि जब नॉन मार्केट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी डेवलप होना शुरू हुआ, तो हमने देखा एक ट्रस्ट आई, निकल कर आई कि वो अर्थव्यवस्था जो नॉन मार्केट इकोनॉमी पर है, उनकी ग्रोथ रेट जो है, वो ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली जो है वो स्लो चल रही है। और जब मार्केट में आपका डिप्रेशन आया, जब स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं फेल होने लगी आपका कुछ चीजें पता प्रोवाइड करने में, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उन पॉपुलेशन को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में, तो स्टेट को लगा कि यार सारा मैं नहीं कर सकता, तो हम डेलीगेट भी तो कर सकते हैं। ऐसी कोई चीजें जो चीजें बहुत ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगी, ऐसी कोई चीजें जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है,
वैसी सारी चीजों को तो हम क्या कर सकते हैं, वैसी सारी चीजों को तो हम बाजार के हाथ में दे सकते हैं ना, वैसी सारी चीजों को तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों के हाथ में दे सकते हैं ना। वो लोग बनाएंगे और लोग क्या करेंगे, लोगों को बेचेंगे, लोगों को बेचकर एक बाजार जो है उस बाजार का निर्माण कर लेंगे और उस बाजार के आधार पर ही कल को क्या होगा, हमें एक अच्छा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम मिल जाएगा। तो ये आइडिया भी गलत नहीं था। और फिर धीरे धीरे इकोनॉमी में एक नया एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो सेक्टर नेशनल इंपॉर्टेंस से अलग थे, जो पब्लिक के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें थोड़ा सा लिबरल दिया जाने लगा, उन्हें खोला छोड़ा जाने लगा। ये वैसा ही था कि जिनको पूरे परिवार को साथ में लेकर चल रहे थे और जब भार बढ़ गया ना, जब लगा कि आप अकेले नहीं कमा पाएंगे इतना, जब हम सबका पेट नहीं भर पाएंगे, तो फिर हमने क्या करना शुरू किया, हमने लोगों को खुला छोड़ना शुरू किया कि एक काम करो भैया, तुम जाओ बाजार को संभालो, बाजार को देखो और उस बाजार को देखकर अपने लिए कुछ नई एक्टिविटी निकाल कर लेके आओ। हमने छोड़ा और फिर एक आइडियोलॉजी, एक नया कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया, वो कॉन्सेप्ट निकल कर काय का आया, वो आया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में कई देशों की पहचान बनी, भारत की पहचान बनी, जो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इकोनॉमी को नई स्थिति पर पहुंचाया। पर फिर भी था ना कि दिक्कतें तो हर बार होती है। जब अब वर्तमान में आप देखेंगे भारत को बचा, तो भारत जो है वो इस मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से शायद ऊब चुका है। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी से भारत फिर को सर्कुलेशन में जाना चाहता है, मार्केट इकोनॉमी के साथ जाना चाहता है। तो भैया ये दुनिया गोल है, दुनिया क्या है, दुनिया गोल है, ठीक है, आगे आगे पूरा पहिया घूम रहा है। जहां आप समझेंगे शुरुआत में लगा कि सब कुछ कैसा हो, मार्केट के हाथ में हो बड़ा अच्छा होगा, फिर लगा कि नहीं यार, मार्केट से नहीं हो रहा, चीजें क्या होनी चाहिए, चीजें नॉन मार्केट के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है, क्या हो, कुछ आपका सरकार जो है वो कंट्रोल करे। जब ऐसा हुआ तो लगा कि नहीं नहीं यार, ये सब एक से नहीं हो रहा, आप क्या कर लीजिए, आप मिक्स्ड बना दीजिए, हम मिलके करेंगे। और जब मिलके करने लगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी, तो हमें लगा नहीं यार, ये इससे अच्छा तो क्या है, मार्केट ज्यादा अच्छे से सिस्टम मैनेज कर सकता है। और इस तरह से फिर मार्केट की तरफ जा रहे, जैसे ट्रेन प्राइवेट कर रहे, स्टेशन प्राइवेट कर रहे, रोड प्राइवेट कंपनीज बना रही, हॉस्पिटल प्राइवेट कंपनी चला रही। अब जो भी हो, कौन करेगा, प्राइवेट कंपनी करेगी। सरकार क्या करेगी, सरकार ऊपर बैठ के देखेगी, मैनेज करेगी। सरकार का कहना है कि नहीं, हम नीति निर्धारण करेंगे, हम खाली लगाम अपने हाथ में रखेंगे, दौड़े या अपने हिसाब से। तो पहले जब दौड़ने दिया जाता तब दौड़ लेते, पर नहीं, समय के साथ आवश्यकताएं बदलती, समय के साथ चीजें बदलती। हर बार सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे पॉसिबल थोड़ी। जब मोदी जी आए तो मोदी जी के समय कहा, नारा लगाया गया, वक्त है बदलाव का, मतलब चीजें बदलेगी, चीजें बदलेगी मतलब ऐसी पॉलिसीज लाई जाएगी जो देश को विकास कर दे, देश को विकसित कर दे। पर क्या मोदी जी फेल नहीं हुए, फेल तो मोदी जी भी हुए। कहां है वो 100 स्मार्ट सिटीज जिनका वादा किया गया था कि हम देश में 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, नहीं हुआ स्मार्ट, आपको दिखा कहीं पे? कहा, वादा किया गया था ना कि वर्ष 2022 तक किसानों की जो आय है, उन किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। क्या वो दुगने हो गए? तो जरूरी नहीं खाली पॉलिसी बना लेने से हम सफलता की तरफ पहुंच जाए। होता है कि इंप्लीमेंटेशन मैटर्स, आप सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और एम्बिशियस स्कीम मोदी जी के समय चली थी कि जितने भी सांसद हैं ये हर साल 2 गांव जो है वो गोद लेंगे। अब वो जो 2 गांव गोद लिए थे, उनकी हालत अगर देख के आ जाए कि सांसद जी के नाम से कौन सा गांव था, उनकी स्थिति क्या है, कोई बात नहीं कर, कहीं ना बजट में बात हो रही है, न कहीं और बात हो रही है, नहीं मीडिया में, नहीं उन मीडिया तंत्रों में है जो चिल्ला चिल्ला के बात बता रहे हैं कि मोदी जी ने देश को ऐसे 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 बदल दिया। सवाल वही है, पॉइंट ये नहीं है कि स्कीम्स गलत इंटेंशन के साथ लाई गई, स्कीम्स लाई गई, पर उन्हें जब धरातल पर लागू किया जाने लगा तो रिजल्ट जो है वो वैसे नहीं आए जैसे किसी बंदे ने प्रोजेक्टर पर पीपीटी के थ्रू दिखाया था ना, जाके बड़े अधिकारी ने कोट टाई पहन के कि आप ये स्कीम लागू किए, देश ऐसे से ऐसे बदल जाएगा, वो वैसे नहीं हो पाए। इसीलिए तो इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, और इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, स्टूपिड साइंस कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है भाई जहां जरूरी नहीं जो तुम पीपीटी पे ग्राफ चला रहे हो ना, ये वैसा के वैसा बढ़े ना, ये कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी उल्टा पासा पलट सकता है, और वैसे ही पासा हमने पलटते हुए देखा। तो अभी समय के साथ इकोनॉमी में देखा जाए तो चीजें बदली, और चीजों के साथ में हमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट निकल कर आए। आपसे पॉइंट यही था, अगर आप इनके नोट्स बना रहे हैं गाइस, तो आप इसको साथ साथ में पॉज करते लिखते चलिए और आगे बढ़ते। सेशन अभी तक कैसा लग रहा, बोर तो नहीं हो रहा, बताइएगा। क्या वो हम कह रहे थे कि फन फेस्ट के साथ पढ़ेंगे वैसा हो रहा है, या थोड़ा सीरियस मैटर चल रहा है?
अगर सीरियस चल रहा है तो बता दीजिएगा, हम हमारा तरीका जो है वो तरीका थोड़ा बता देंगे, आपके लिए दो चार जो जोक है वो जोक निकल कर आ जाएगा। चलिए समझे आगे। बात वही आती है कि ये जिस तरह से मार्केट जनरेट हुआ गाइस, फिर शुरुआत हुई, लागत आवश्यकता लगी किसकी, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात भी की। सिर्फ निर्माण से कुछ नहीं होता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से कुछ नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में आपको एक ऐसा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना पड़ेगा कि वो चीजें आवश्यक व्यक्ति तक जा पहुंचे। सवाल है ये कौन करेगा? छोटू 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 करेगा या और कोई करेगा? ठीक है, हाँ जनरली हमारे यहाँ काम छोटू को बताया जाता है ना, तो कौन करेगा? छोटू करेगा। तो बात वही थी ना, कौन करेगा? क्या स्वयं किया जाएगा या सरकार करेगी? सरकार करेगी, बाजार करेगा, कैसे करेगा? इसको लेकर समय के साथ कई कई सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर समय के साथ कई सारे कंसेंसस जो है वो लोगों के सामने निकल कर। कंसेंसस कंसेंसस जिसके नाम आपने सुना, वॉशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस। मतलब ये एक शहर का नाम, जहां कुछ पढ़े लिखे लोगों ने बैठकर विश्व को एक नया मॉडल जो है वो मॉडल थे कि भैया इस मॉडल पर तुम चलो, तुम्हारा विकास निश्चित है। अगर इस मॉडल पर तुमने कहे तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है। जैसे हमने नहीं कहा कि तुम हमारी इकोनॉमी पढ़ो, तुम्हें इकोनॉमी का डर खत्म हो जाएगा, ये वैसे ही बात है भैया। वॉशिंगटन में बैठने वालों ने अपने लिए कॉन्सेप्ट जो है वो निकाला, कंसेंसस निकाला। जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट के बारे में बात आई या चीजों को आगे बढ़ाया जाने लगा, तो उस समय की पैरामीटर को, उस तरह के कॉन्सेप्ट जो थे, उन कॉन्सेप्ट को स्टडी किया गया, और स्टडी कर ये बताने की कोशिश की गई कि आपकी अर्थव्यवस्था की जिस तरह की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको कौन सा मॉडल जो है वो फॉलो करना चाहिए। बात वॉशिंगटन के बारे में आए तो वॉशिंगटन में विश्व के अलग अलग बड़े बड़े इकोनॉमीज जो है वो इकट्ठे हुए, जिनमें शामिल था यूएस का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वहां के एक बड़े इकोनॉमिस्ट मिस्टर विलियमसन, जिस कंसेंसस को जाना जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से। ये बेसिकली जो बाद में आपने ग्लोबलाइजेशन का टर्मिनोलॉजी देखा, उस ग्लोबलाइजेशन का पहला स्टेप जो है वो यहीं से आप मान सकते हैं। ये एक नियो लिबरलिज्म था, जहां पर यह कहा गया कि भैया आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए, तभी आप विकास जो है वो कर पाएंगे। इस वॉशिंगटन कंसेंसस के तहत लोगों को, देशों को 10 पॉइंट का एक जो पूरा पैराडिग्म या पैरामीटर है वो दिया गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि किस तरह से आपको आपकी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए, आपकी इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए। उन्होंने बोला सबसे पहले आप लोग जो फिस्कल डिसिप्लिन है उस फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। आप अपने यहाँ पर जितना पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कितना लोन ले रहे हो, इस सब चीजों पर लेकर आइए। अब उसमें डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। आप अपनी इकोनॉमी को ज्यादा कर्जे में मत डालिए, आप अपनी इकोनॉमी को बैलेंस फॉर्म में क्या कीजिए, लेकर आइए। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट के माथे पर आप चीजें डालिए ना, आप लोगों को आगे आने दीजिए, आप अपने सेक्टर्स को क्या कीजिए, अपने सेक्टर्स को ओपन कीजिए, तभी तो लोग आएंगे। पर लोग तो टैक्स से डर जाएंगे, तो फिर आप क्या कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी में जो टैक्स है वो टैक्स लॉज जो इतने भी आपने बना रखे हैं ना, उन टैक्स रिफॉर्म को लेकर आइए, आप टैक्स में सुधार कीजिए, तब आपका होगा। टैक्स सुधार हो पाएगा जब आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है, आप टैक्स रिफॉर्म तो कर दिए पर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे, जब उनके पास पैसा हो। पैसा तो है नहीं, पैसा तो नहीं है ना, पैसा तो जहर खाने का भी नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा मार्केट से उगाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा, पर इंस्टीट्यूशन तो आपसे ब्याज ले रहा है, तो उस ब्याज से आप क्या कीजिए, जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें इंटरेस्ट रेट को लिबरलाइज कीजिए, उनको आप थोड़ा सा इजी कीजिए तो काम होगा। फिर विश्व के व्यापार को ग्लोबलाइज करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट रखनी पड़ेगी, आपको ऐसा रेट रखना पड़ेगा कि लोग आपसे व्यापार करने में पीछे ना हटे। एक्सचेंज रेट ये आप देखते हो ना कि $1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 85 इंडियन रुपीस। इसी दर को कि एक विदेशी करेंसी के सापेक्ष में हम कितनी घरेलू मुद्रा जो है वो ऑफर कर रहे हैं, उसे आप विनिमय दर कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये तब है जब कॉम्पिटिटिव है। भारत चाहे तो ये अभी वर्तमान में जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है, इसे हटा के हम क्या कर सकते हैं, सरकार के हाथ में ले सकते हैं और हम कह देंगे कि भैया $1 जो है वो $1 के बराबर है। पर क्या ऐसा कर देने से इंडियन इकोनॉमी चल पाएगी? नहीं, कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगा, उतनी वैल्यू ही नहीं है भारतीय रुपए की। फिर क्या होगा, तो आईफोन जो $2000 का है वो हमारे $2000 में मिल जाएगा।
वो जो BMW या मर्सिडीज इनकी 30-40 हजार डॉलर में आ रही है, वो हमारे 30 से 40 हजार रुपए में मिलेगी। पर सवाल है क्या इतना डॉलर होगा, इतनी उपलब्धता होगी? और हमारे यहाँ का सामान जब बाजार जाएगा तो हमारे आम जो है 1 किलो जो 200 रुपए किलो बिकते हैं वो $200 के बिकेंगे। क्या कोई खरीदेगा? जब नहीं खरीदेगा तो इकोनॉमी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि खाली बात कह देने से अर्थव्यवस्था थोड़ी चलती है, उसका एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस लाने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट चाहिए। तो कंसेंसस में ये कहा गया वॉशिंगटन में कि आप अपनी एक्सचेंज रेट में सुधार करिए, तभी आपकी अर्थव्यवस्था में जो बेसिक सुधार है वो हो पाएंगे। आपको ट्रेड लिबरलिज्म पे जाना पड़ेगा। ट्रेड लिबरलिज्म जिसके अगेंस्ट में भी वो भाई साहब ना, वो फूफा सफेद बाल वाले वो बोल रहे हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? तो आपको ट्रेड लिबरलिज्म पे जाना पड़ेगा। मतलब आपको व्यापार से संबंधित जितने नियम है उन्हें आसान करना पड़ेगा कि कोई विदेशी आकर, कोई दूसरे देश का आदमी भी आपके यहाँ पर क्या कर पाए, व्यापार जो है वो व्यापार कर पाए। इन्होंने बोला कि ये जो विदेशी निवेश है ना, इससे संबंधित जो आपने देश में बड़े बड़े कानून बना रखे हैं कि कोई विदेशी कंपनी आपके देश में नहीं आना चाहिए, इसमें भी आपको लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। इसमें भी आपको ओपन करना पड़ेगा कि कोई विदेशी प्लेयर आकर, कोई विदेशी कंपनी आकर आपके देश में क्या कर पाए, वो कंपनी बना पाए, वो सेटअप कर पाए, स्टैब्लिशमेंट या निर्माण में जा पाए, सेवा में जा पाए। तब जाके तो आप सच में ग्लोबलाइज कहलाओगे, तब जाके तो आप ये खुद को कह पाओगे नहीं कि हम इंडिपेंडेंट है, मॉडर्न है। तो ये बात किसमें की गई? ये आपके वॉशिंगटन कंसेंसस में कही गई। उन्होंने बोला कि इससे काम नहीं चलेगा भैया, आपको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आपको निजीकरण की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब आप सब कुछ सरकार नहीं बना सकते। तुम ये सोचो ना सारे काम मैं करूंगा, सरकार से नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में काम जो है वो सौंपने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण, वो निजीकरण करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि आपको अपनी जो कहीं ना कहीं जितने भी रेगुलेशंस आपने बनाए हैं, आपको डीरेगुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसे मैं लिबरलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी में क्या करता हूं, लाता हूं। साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि आपके यहाँ कोई निवेश होगा तो वो क्या होगा, उससे कोई भेदभाव या फिर देशव्यापी जो चीजें नहीं चलती, राष्ट्रवाद की गतिविधियां, उसके आधार पर डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। अगर आप ये 4 चीजें फॉलो करते हैं तो बस अगले ही दिन आपको क्या मिल जाएगा? विकास मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? डेवलपमेंट मिल जाएगा। विकास या आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलप्ड कहला जाएगी। समय के साथ कई सारे देशों ने विकास के इस वॉशिंगटन कंसेंसस को क्या किया? अपनाया। इसको अपनाया, वो पता चला कि विकास तो गांडो थाई गयो छे। चला था ना गुजरात के इलेक्शन में कि विकास क्या हो गया? विकास गांडो थाई गयो छे। विकास जो है वो घूम गया। विकास घूमा नहीं भैया, विकास की सीधी सी कहानी है। तो एक तरफ ये तबका चला, पर हमने देखा कि एक देश था जो इस मॉडल को फॉलो नहीं किया, परंतु बहुत तेजी से ग्रो कर गया। वो लोगों को चौंका गया, उन इकोनॉमिक्स को चौंका गया, उन इकोनॉमिक पीपल्स को चौंका गया जो लोग बहुत बोल रहे थे कि आप तो ये फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा। और वो देश था हमारा दुश्मन, जिसका नाम है चाइना। चाइना जिसने 1980s में ही 60s में हम लोगों के साथ में 50s में आजाद हुआ था, उसके बाद साथ साथ में बढ़ रहे थे, पर ये तो तेज भाग गया। जब ये तेज भाग गया तो पता चला ये कैसे भाग गया। हम सब एक ही आइडियोलॉजी के साथ थे, एक साथ घूम रहे थे, फिर ये कैसे भाग गया? तो जनरली इसका तो कोई ऐसा मॉडल था नहीं। तो फिर यहां से एक मॉडल जो है वो ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई, और ये जिम्मेदारी जो है वो इकोनॉमिस्ट ने उठाई, जिनका नाम था मिस्टर जॉस जे कूपर। मिस्टर जे कूपर, जिन्होंने क्या किया, एक आइडियोलॉजी जो है वो लोगों के सामने रखी, और वो कहा, जिसका नाम क्या रखा? वो रखा बीजिंग कॉन्सेंसस। उन्होंने बताया कि बीजिंग में ऐसे ही एकदम से ग्रोथ नहीं आई। उन्होंने कुछ बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स जो थे, उन पैरामीटर्स को फॉलो किया, और ये बेसिकली माओ जेडोंग जो थे, जिनको हम चाइना का फॉलोअर या फाउंडर मानते हैं, उनके जाने के बाद हुआ। जैसे ही माओ जेडोंग की डेथ हुई और नए आपका प्रीमियर आए, उन प्रीमियर ने कुछ ऐसी पॉलिसीज को अपनाया जिन्होंने चाइना को पूर्ण रूप से बदल के रख दिया। और वो पॉलिसी क्या थी? तो वो पॉलिसी जो थी, वो पॉलिसी थी, पहला जो कहती है वो कहती है कि आप कॉन्स्टेंटली क्या कीजिए, आप कॉन्स्टेंटली इनोवेशन पे काम कीजिए, आप बदलाव पर काम कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। पहली आइडियोलॉजी क्या कहती है चाइनीज मॉडल की? कि कॉन्स्टेंटली इनोवेशन कीजिए, कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट समय के साथ करते चलेंगे, आपको निश्चित ही सक्सेस मिलेगी, आपको नए मॉडल्स जो है वो मिलेंगे। ये आइडियोलॉजी कहती है कि आप काम कीजिए किसके ऊपर? आप पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन पे। आप जो भी चीजें बना रही है उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट हो, वो पहले से अवेलेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पर बात करती है।
ये बात करती है सेल्फ डिटर्मिनेशन पर, ये बात करती है इंक्लूसिवनेस पर, ये बात करती है इंक्लूसिवनेस फॉरेन आइडियाज पर। मतलब खुद के लिए नहीं बनाना, बाजार की क्या आवश्यकता है उसको देखो और फिर बनाओ। खुद पर भरोसा रखो कि आप बेच पाओगे, और बेचा ही ना। चाइना ने सब कुछ बेच दिया। चाइना ने मोबाइल आने से पहले मोबाइल का कवर बेच दिया। चाइना ने चार्जर आने से चार्जर के अलग अलग तरीके बेच दिए। चाइना ने हर वो चीज बेची जो मार्केट को आवश्यकता थी। उन्होंने कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट की, नई नए तरीके की चीजें बना दी, और इतनी तो पता नहीं कि आधे तो सोच नहीं पाते कि क्या ये भी संभव था। लोग सिर्फ उन्हें डिमीन करने में लग गए कि चाइनीज माल है, चलता ही क्या है, तो उन्होंने चलाने के लिए दिया ही नहीं था। अगर चल जाएगा तो कल को बेचेंगे काय को। वो तो बड़े बढ़िया फायदे वाले लोग थे, उन्होंने तो चीजें वैसे ही बनाई। दिवाली से पहले दिवाली की लड़ी बेच दी, राखी से पहले राखी बेच दी। एक दिन का त्योहार होता है राखी, वो भी चाइना मेड भारत में आ गई। तो उन्होंने क्या किया, समय के साथ इनोवेशन पर काम किया, समय के साथ एक्सपेरिमेंट पे काम किया, समय के साथ एक पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया। कोई झगड़ा नहीं करना भैया, सीधा तो सामान खरीद हमसे, तो मार्केट ले, बॉयकॉट चाइना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने टी शर्ट बना के भेज देता हूं, तो बॉयकॉट चाइना तो पहन और घूम, टी शर्ट मेरे से खरीद ले। यूएसए में भेज दिया ना बॉयकॉट चाइना, यूएसए में टी शर्ट बिकी, वो टी शर्ट चाइना ने खुद ने बना के भेज दी। सो उसने पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया, डिटर्मिनेशन पर काम किया, और हमने क्या देखा कि चाइना समय के साथ जो है वो एक ग्रेट नेशन बनकर निकल कर बाहर आया, एक ऐसा देश बनकर बाहर आया जो रैपिडली ग्रोथ हो। आज हम कितना भी कह ले कि भारत चाइना से कंपीट करेगा, नहीं करेगा भाई साहब। भारत और चाइना के बीच में वैसी स्थिति जैसी भारत पाकिस्तान के बीच में, कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं लगता, ना इकोनॉमी में, ना मिलिट्री में, ना कहीं, वैसे ही भारत जो है वो चाइना के सामने कहीं नहीं लगता। ये जो आप बाजार में सुनते हो ना, हम चाइना को रोक देंगे, ये सिर्फ मीडिया द्वारा बनाई गई बातें हैं। वो सिर्फ आपके सामने वो देशभक्ति का चूर्ण बेच बेच के कहानी चला। चाइना इज फार डेवलप्ड यार, वो हमसे बहुत आगे। वहां के शहरों को आप देखिए, वहां की टेक्नोलॉजी को आप देखिए, वहां के इनोवेशन हब को आप देखिए। वो हर वो चीज बनाने के लिए उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फाइल है ना, वो अभी किसी नेताजी के यहाँ ऑफिस में दबी पड़ी है, वो नेगोशिएशन पे बात चल रही है कि कमीशन कितना बटेगा। तो कहते ना कि तो चाइना इज फार अवे। तो ये एक दूसरा मॉडल था जिस मॉडल को नाम दिया गया बीजिंग कंसेंसस। समय के साथ जिस तरह से इकोनॉमी में बदलाव आया, एक और मॉडल बाहर निकल कर आया, जिस मॉडल को कहा गया सैंटियागो कंसेंसस, जो फिर यूएस से आया। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक आइडिया पर काम करने से काम नहीं बनेगा, आपको एक साथ साथ में डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो आपको इस डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को इकोनॉमी से हटाकर आपको सोशल एंगल जो है वो भी देना पड़ेगा। मतलब अब आपको सोशियो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक सोशियो जो डेवलपमेंट है उस पर काम करना पड़ेगा दोनों। मींस आपको अब इंक्लूजन जो है उस इंक्लूजन पर काम करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ भी जो छूट चुके हैं, वो सेक्टर के साथ जो संभव हो पाएगा समय के साथ, लोगों के लिए प्रो पीपल पॉलिसीज के साथ। ये आइडिया बेसिकली उस समय के जनरली 2020 सेंचुरी के साथ शुरुआत में आइडिया जो है ये जनरेट कहा गया कि ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो उस समय के डेवलपिंग नेशन थे उन डेवलपिंग नेशन के सामने इस आइडिया को प्रपोज किया गया। सैंटियागो शहर से इसे शुरू किया गया, वर्ल्ड बैंक के उस समय के जो चीफ द्वारा इसे लाया गया, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया, सैंटियागो कंसेंसस। बात की गई कि लिबरल इकोनॉमी, बात की गई विथ लिबरल सोशल इकोनॉमी की, जहां सरकार के हाथ में यह पावर दी गई कि भैया तुम भी क्या कीजिए, तुम भी अंदर जाइए, तुम भी काम कीजिए, प्राइवेट लोगों को साथ में लाइए, सरकारी लोगों को साथ में लाइए, मिक्स इकोनॉमी भले बनाइए, पर आप इंक्लूजन पर काम कीजिए। जो लोग पीछे छूट गए हैं ना, उन छूटे हुए लोगों को भी आप आगे लेकर आइए। तभी तो ये नारा आया ना आपका इंक्लूजन का कि भैया जो छूट गया है, जो डेवलपमेंट के बेनिफिट है, ये किसी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमारे चुनाव में बड़े नारे चले इस तरह, जहां बात की गई इंक्लूजन की। इंक्लूजन के बाद में नया आ गया भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट या विकास की परिभाषा में सैंटियागो कंसेंसस जब आया, जब लोगों को इंक्लूजन का आइडिया जो वो दिया गया, और ये दिया गया किन लोगों को, जो डेवलपिंग स्टेट की कैटेगरी में आते थे, उन डेवलपिंग स्टेट की कैटेगरी वाले को। और इसी कंसेंसस के आधार पर समय के साथ नए नए इवोल्यूशन हुए, और हमने क्या देखा, हमने अलग अलग मॉडल का आना देखा कि नए नए मॉडल जो हैं वो समय के साथ बनाए गए, किस चीज के लिए, कि आपका इकोनॉमी जो वो क्रिएट होता है। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान में विश्व में इकोनॉमी के अलग अलग मॉडल जो है, सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम वो चलते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम चलते कि चीजें, सेवा, वस्तु आपकी जो है उसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, कैसे सब तक इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे सब में इसे बांटा जाएगा, और इसी आधार पर आपका इकोनॉमी जो है उसका शुरुआत होता है। यहां तक का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ना दोस्तों, तभी जाके आप इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे। और यही है कि हम बेसिक आइडिया के साथ में इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें, हम इसे जीने की कोशिश करें। फिर अगेन हम इस बात को दोहराते हैं आपके सामने, अगर कोई भी डाउट आपको हो, आप डाउट हमारे सामने रेज कीजिए, हम आपको पर्सनली उस चीज पर हैंडल करेंगे। और उसके लिए मैं एक नंबर आपको देके जाता हूं गाइस, आप इस पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर है 9294524000। आप इस पर व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए, हम आपको चीजें, जो भी डाउट किसी चीज को लेकर रहेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नोट्स की आवश्यकता, हम नोट्स देंगे, पर फिर वही कमिटमेंट कि हम आपका इकोनॉमी का जो डर है वो तो खत्म करके मानेंगे, उसे नहीं छोड़ने वाले दोस्त। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।